हेडलाइंस तो आज सच में चौंकाने वाली हैं। हाँ बिल्कुल। आज की तारीख है 28 सितंबर 2025 और आप सुन रहे हैं आपका रोजाना का करंट अफेयर्स विश्लेषण सीधे सुन लो यूपीएससी यूट्यूब चैनल से। और यहाँ हम रोज की तरह द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी और जो जरूरी सरकारी वेबसाइट्स हैं उनसे चुनकर दिन की सबसे महत्वपूर्ण खबरों का पूरा निचोड़ लेकर आते हैं। जी, और वो भी बिल्कुल आसान बोलचाल की भाषा में। हमारा मकसद बिल्कुल साफ है कि यूपीएससी की तैयारी में कोई भी जरूरी चीज छूट ना जाए। याद रखिए, हम रोज शाम 6 बजे मिलते हैं एकदम ताज़ा एनालिसिस के साथ, जिसे आप कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं। और हाँ, रिवीजन के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर नोट्स देखना बिल्कुल न भूलें। तो आज हम किन किन मुद्दों पर बात करने वाले हैं? आज का एजेंडा काफी पैक्ड है। हम बात करेंगे अटॉर्नी जनरल के कार्यकाल विस्तार पर, फिर यूएनजीए में भारत के कड़े रुख और चाबहार पोर्ट पर मंडराते संकट पर। हाँ, और हिमाचल के कोल्ड डेजर्ट को जो यूनेस्को का दर्जा मिला है वो भी कवर करेंगे। बिल्कुल। और करोड़ भगदड़ से डिजास्टर मैनेजमेंट के क्या सबक हैं, आईआईटी मद्रास की नई कैंसर रिसर्च क्या है और कल्चर मिनिस्ट्री का सेवा पर्व क्या था, इन सब पर विस्तार से चर्चा होगी। और साथ में प्रीलिम्स फैक्ट्स, मेंस क्वेश्चंस, क्विज, फ्लैश कार्ड्स, सब कुछ होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल। सबसे पहले पॉलिटी एंड गवर्नेंस से शुरुआत करते हैं। अटॉर्नी जनरल के कार्यकाल का विस्तार हुआ है। जी, केंद्र सरकार ने अटॉर्नी जनरल एजी श्री आर वेंकटरमणी का कार्यकाल 2 साल और बढ़ा दिया है। उनका पहला कार्यकाल 30 सितंबर 2025 को खत्म हो रहा था, तो अब 1 अक्टूबर 2025 से उनका नया कार्यकाल शुरू होगा। अटॉर्नी जनरल यानी भारत के हाईएस्ट लॉ ऑफिसर, सर्वोच्च कानून अधिकारी। संविधान में इनके बारे में क्या लिखा है, कौन सा आर्टिकल है? इसके लिए हमें देखना होगा संविधान का आर्टिकल 76, अनुच्छेद 76। हाँ, आर्टिकल 76 अनुच्छेद 76, ये याद रखना महत्वपूर्ण है। यही आर्टिकल अटॉर्नी जनरल के पद का प्रावधान करता है। ठीक है, आर्टिकल 76। और इनकी नियुक्ति कौन करता है और कार्यकाल कितना होता है? इनकी नियुक्ति प्रेसिडेंट करते हैं। और कार्यकाल की बात करें तो दिलचस्प बात यह है कि संविधान में इनका कोई फिक्स कार्यकाल नहीं बताया गया है। फिक्स्ड नहीं है? हाँ, तो फिर वे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं। प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ये क्या होता है? इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, इसका सीधा मतलब है कि सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति उन्हें कभी भी उनके पद से हटा सकते हैं। कोई तयशुदा 5 साल या 6 साल वाला सीन नहीं है। अच्छा, तो मतलब सरकार जब चाहे हटा सकती है? टेक्निकली हाँ, लेकिन एक कन्वेंशन परंपरा भी है। आमतौर पर जब सरकार बदलती है तो एजी खुद ही इस्तीफा दे देते हैं, ताकि नई सरकार अपनी पसंद का एजी चुन सके। ये तो समझ आया। अब इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए? मतलब कौन बन सकता है अटॉर्नी जनरल? योग्यता वही चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए जरूरी होती है। मतलब काफी हाई क्वालिफिकेशन चाहिए। जाहिर है, देश के हाईएस्ट लॉ ऑफिसर जो हैं, अच्छा, इनके अधिकार और विशेषाधिकार भी काफी यूनिक सुने हैं मैंने, जैसे पार्लियामेंट में भी बोल सकते हैं। बिल्कुल सही सुना है। आर्टिकल 88 अनुच्छेद 88 के तहत उन्हें भारत के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार, राइट ऑफ ऑडियंस है। मतलब वो किसी भी कोर्ट में जाकर सरकार का पक्ष रख सकते हैं। किसी भी कोर्ट में? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब जगह? हाँ, किसी भी कोर्ट में। और साथ ही वे संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही में बोल सकते हैं, हिस्सा ले सकते हैं। अगर किसी संसदीय समिति, पार्लियामेंट्री कमेटी के सदस्य बनाए जाते हैं तो उसमें भी भाग ले सकते हैं। लेकिन वोट नहीं कर सकते हैं, है ना? हाँ, ये महत्वपूर्ण है। बोलने और भाग लेने का अधिकार है, पर वोट देने का अधिकार नहीं है। और आर्टिकल 105 अनुच्छेद 105 भी उनके पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस से जुड़ा हुआ है। इनके मुख्य काम क्या होते हैं? मतलब डे टू डे क्या करते हैं ये जी? मुख्य काम है सरकार को कानूनी सलाह देना। जब भी सरकार को किसी कानूनी मसले पर सलाह चाहिए होती है, वो एजी से पूछती है। इसके अलावा राष्ट्रपति उन्हें जो भी कानूनी कर्तव्य सौंपते हैं, उनका पालन करना होता है। और संविधान या किसी और कानून के तहत जो भी काम उन्हें दिए गए हैं, वो करने होते हैं। बेसिकली सरकार के चीफ लीगल एडवाइजर होते हैं। ठीक है, अब वापस उस प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट वाली बात पर आते हैं। कार्यकाल फिक्स ना होना, क्या ये पद की इंडिपेंडेंस पर सवाल नहीं उठाता? मतलब क्या उन पर राजनीतिक दबाव नहीं आ सकता? ये एक बहुत पुरानी और महत्वपूर्ण बहस है। एक पक्ष ये तर्क देता है कि इससे फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है। सरकार उसी व्यक्ति को अपना मुख्य कानूनी सलाहकार रखना चाहेगी जिस पर उसे पूरा भरोसा हो। अगर कार्यकाल फिक्स होगा तो हो सकता है सरकार और एजी के बीच तालमेल न बैठे। ये भी एक पॉइंट है। लेकिन दूसरा पक्ष, जो शायद ज्यादा वजनदार है, वो कहता है कि फिक्स्ड टेन्योर ना होने से एजी शायद सरकार को कड़वी लगने वाली लेकिन सही निष्पक्ष सलाह देने में हिचक सकते हैं।
उन्हें हमेशा ये डर रहेगा कि सरकार उन्हें हटा ना दे। हाँ, ये तो हो सकता है। इसकी तुलना अक्सर CAG, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से की जाती है। CAG का कार्यकाल आर्टिकल 148 के तहत सुरक्षित है, उन्हें आसानी से हटाया नहीं जा सकता। ऐसा इसलिए ताकि वो बिना किसी डर के सरकार के खर्चों का ऑडिट कर सकें। तो सवाल उठता है कि क्या AG को भी ऐसी सुरक्षा नहीं मिलनी चाहिए? AG और लॉ मिनिस्टर, कानून मंत्री, में क्या फर्क है? दोनों ही कानून से जुड़े हैं सरकार में। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, AG एक कानूनी विशेषज्ञ होते हैं, एक तरह से टेक्नोक्रेट। उनका काम विशुद्ध कानूनी सलाह देना है, जबकि लॉ मिनिस्टर एक राजनीतिक पद है, वो सरकार का हिस्सा होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। AG से उम्मीद की जाती है कि वो नॉन पार्टिसन सलाह देंगे, जबकि लॉ मिनिस्टर सरकार की नीतियों को आगे बढ़ाते हैं। समझ आ गया। तो इस कार्यकाल विस्तार का प्रीलिम्स और मेंस के लिए क्या महत्व है? मतलब स्टूडेंट्स को क्या ध्यान रखना चाहिए? प्रीलिम्स के लिए तो सीधे फैक्ट जरूरी हैं। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। हटाता कौन है? राष्ट्रपति, सरकार की सलाह पर। कार्यकाल निश्चित नहीं, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। योग्यता SC जज के बराबर। संबंधित आर्टिकल्स 76, 88, 105। अधिकार राइट ऑफ ऑडियंस, संसद में बोलने का अधिकार। ये सब बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और मेंस के लिए? मेंस के लिए एनालिसिस जरूरी है। पहला, पद का महत्व, रोल इन सिग्निफिकेंस, सरकार के लिए क्यों जरूरी है। कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन, संवैधानिक व्याख्या में उनकी भूमिका। पॉलिसी मेकिंग में कानूनी सलाह का वजन। कार्यकाल विस्तार से कंटिन्यूटी कैसे बनी रहती है। दूसरा पॉइंट क्या होगा? दूसरा, कार्यकाल और स्वतंत्रता वाला मुद्दा, टेन्योर एंड इंडिपेंडेंस। प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट के पक्ष और विपक्ष में तर्क। फ्लेक्सिबिलिटी बनाम इंडिपेंडेंस की बहस, CAG से तुलना। और तीसरा, AG बनाम लॉ मिनिस्टर का अंतर, जैसा हमने अभी डिस्कस किया। और चौथा, इस कार्यकाल विस्तार के इम्प्लीकेशंस, प्रभाव क्या होंगे शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म में। जैसे कानूनी टीम में स्थिरता आएगी, लेकिन स्वतंत्रता पर बहस जारी रहेगी। तो कुल मिलाकर कार्यकाल विस्तार से निरंतरता तो है, लेकिन स्वतंत्रता वाली बहस अभी खत्म नहीं हुई है। बिल्कुल। AG का पद एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच एक बहुत अहम कड़ी है, और इसकी स्वतंत्रता हमेशा चर्चा का विषय रहेगी। ठीक है, ये अटॉर्नी जनरल वाला टॉपिक अच्छे से समझ आ गया। अब इंटरनेशनल रिलेशंस की तरफ चलते हैं। हाँ, यहाँ 2 बड़ी खबरें हैं। पहली, UNGA में भारत का भाषण। हाँ, 80वीं UNGA सेशन चल रहा है न्यूयॉर्क में, और भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, विदेश मंत्री S जयशंकर ने जो भाषण दिया वो काफी चर्चा में है। उन्होंने UN को ही ग्रिड लॉक्ड। जी हाँ, और साथ ही तुरंत रिफॉर्म्स की मांग भी की। उनका लहजा काफी कड़ा था। उन्होंने स्टेट स्पॉन्सर्ड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, राज्य प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद की भी कड़ी निंदा की, और इशारा बिल्कुल साफ था कि वो किस पड़ोसी की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ ही होगा इशारा। जाहिर है। इसके अलावा उन्होंने कुछ नई चुनौतियों का भी जिक्र किया, जैसे टैरिफ वॉलेटिलिटी, टैरिफ अस्थिरता, और इकोनॉमिक डीरिस्किंग, आर्थिक जोखिम कम करना। और सबसे महत्वपूर्ण, रिफॉर्म्ड सुधारित UNSC, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता, परमानेंट सीट के लिए दावेदारी को फिर से दोहराया। 80th UNGA, ये सेशन नंबर याद रखना जरूरी है, 80th 80वीं UNGA। ये UNSC रिफॉर्म्स की बात तो भारत काफी समय से कर रहा है। इसकी जरूरत क्यों है? और ये जो P5 देश हैं वो मानते क्यों नहीं? जरूरत इसलिए है क्योंकि UNSC का जो ढांचा है वो करीब 80 साल पुराना है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का। तब की दुनिया और आज की दुनिया में जमीन आसमान का फर्क है। आज भारत, जर्मनी, जापान, ब्राजील जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं। अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कई देशों का कद बड़ा है। लेकिन UNSC में स्थायी सदस्य वही पुराने 5 देश, US, UK, फ्रांस, रशिया, चाइना हैं, जिनके पास वीटो पावर है। ये आज की रियलिटी से मेल नहीं खाता। रिप्रेजेंटेशन का भारी संकट है। और P5 देश क्यों नहीं मानते? सीधी सी बात है, कोई अपनी ताकत क्यों कम करना चाहेगा? वीटो पावर उन्हें खास दर्जा देती है। नए स्थायी सदस्य आने से, खासकर वीटो पावर के साथ, उनका दबदबा कम होगा। इसीलिए वो टालते रहते हैं। अलग अलग ग्रुप्स भी बन गए हैं इस पर, जैसे G4 नेशंस, इंडिया, ब्राजील, जर्मनी, जापान, जो स्थायी सदस्यता चाहते हैं, और एक यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस या कॉफी क्लब है, जिसमें पाकिस्तान, इटली जैसे देश हैं जो G4 का विरोध करते हैं। अच्छा, और ये डी-रिस्किंग का क्या मतलब है जो विदेश मंत्री ने कहा? डी-रिस्किंग का मतलब है अपनी अर्थव्यवस्था, खासकर अपनी सप्लाई चेन्स, आपूर्ति श्रृंखलाओं को किसी एक देश पर हद से ज्यादा निर्भर होने से बचाना, उन्हें डाइवर्सिफाई करना। जैसे कोविड के समय देखा गया कि बहुत सी चीजों के लिए दुनिया चीन पर निर्भर थी, और जब चीन में दिक्कत आई तो पूरी दुनिया में सप्लाई चेन टूट गई। तो डी-रिस्किंग का मतलब है जोखिम कम करना, अलग अलग देशों से सप्लाई लेना, ताकि एक जगह प्रॉब्लम होने पर पूरा सिस्टम ठप ना हो जाए। यानी चीन पर निर्भरता कम करना। हाँ, मूलतः वही मतलब है।
और भारत खुद को एक भरोसेमंद विकल्प के रूप में पेश कर रहा है। विदेश मंत्री ने ग्लोबल साउथ की भी बात की। जी, ग्लोबल साउथ यानी दुनिया के विकासशील और कम विकसित देश, ज्यादातर एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के। भारत खुद को इन देशों की आवाज के रूप में प्रोजेक्ट कर रहा है। कह रहा है कि उनकी बातें भी सुनी जानी चाहिए, वैश्विक फैसलों में उनकी भी भागीदारी होनी चाहिए। ये भारत की विदेश नीति का एक अहम पहलू बन गया है। इस पूरे भाषण का मेंस के लिए क्या महत्व है? मेंस के नजरिए से देखें तो कई बातें निकलती हैं। पहला, भारत की वैश्विक शासन की आलोचना, क्रिटिक ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस। यूएन ग्रिडलॉक्ड क्यों है? मौजूदा संस्थाएं आज की चुनौतियां, आतंकवाद, महामारी, जलवायु परिवर्तन से निपटने में क्यों फेल हो रही हैं? P5 वीटो की समस्या क्या है? ये सब सवाल बनते हैं। और दूसरा, यूएनएससी स्थायी सीट के लिए भारत का दावा, इंडियाज केस। भारत क्यों मजबूत दावेदार है? इसके पक्ष में तर्क देने होंगे, जैसे भारत की विशाल आबादी, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, बढ़ती आर्थिक शक्ति, पीस कीपिंग जैसे वैश्विक योगदान और ग्लोबल साउथ की आवाज बनना। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा, आतंकवाद पर भारत का मुखर और कड़ा रुख, असर्टिव स्टैंड्स ऑन टेररिज्म। अब भारत वैश्विक मंचों पर सीधे सीधे आतंकवाद के प्रायोजकों, स्पॉन्सर्स ऑफ टेरर का नाम लेने या इशारा करने से हिचकता नहीं है। ये भारत की बदली हुई असर्टिव विदेश नीति को दिखाता है। और चौथा, आर्थिक सुरक्षा का विदेश नीति से जुड़ाव। हाँ, इकोनॉमिक सिक्योरिटी एज फॉरेन पॉलिसी। करेक्ट। टैरिफ, वॉलेटिलिटी और डी रिस्किंग का जिक्र दिखाता है कि भारत प्रोटेक्शनिज्म, संरक्षणवाद और सप्लाई चेन की कमजोरियों को लेकर चिंतित है और अपनी आर्थिक सुरक्षा को विदेश नीति के केंद्र में रख रहा है। तो कुल मिलाकर भारत एक ज्यादा आत्मविश्वास से भरी, व्यवहारिक और मुखर विदेश नीति अपना रहा है। बिल्कुल, भारत अब सिर्फ नियमों को मानने वाला देश नहीं, बल्कि वैश्विक एजेंडा तय करने में अपनी भूमिका देख रहा है। एक लीडिंग पावर के रूप में उभर रहा है। ये तो हुई UNGA की बात। अब IR में दूसरी बड़ी और चिंताजनक खबर, ईरान पर प्रतिबंध और चाबहार छूट का रद्द होना। ये क्या मामला है? हाँ, ये भारत के लिए वाकई एक बड़ा झटका है। हुआ ये है कि यूएन ने ईरान पर व्यापक प्रतिबंध सैंक्शंस फिर से लगा दिए हैं। इसके लिए स्नैपबैक मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया गया है। इसमें आर्म्स एम्बार्गो, हथियार प्रतिबंध और एसेट फ्रीज, संपत्ति जब्त करना जैसी चीजें शामिल हैं। स्नैपबैक ये इसने किया। UK, फ्रांस और जर्मनी ने। उनका आरोप है कि ईरान JCPOA यानी जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन यानी 2015 के परमाणु समझौते का उल्लंघन कर रहा है। ये स्नैपबैक मैकेनिज्म JCPOA समझौते का ही एक विवादास्पद हिस्सा है। और दूसरी तरफ यूएस ने चाबहार वाली छूट रद्द कर दी। जी, ये और भी सीधी चोट है भारत पर। यूएस ने चाबहार पोर्ट के विकास के लिए भारत को कुछ अमेरिकी प्रतिबंधों से छूट, सैंक्शंस वेवर दे रखी थी। अब यूएस ने वो छूट रद्द कर दी है। ये 29 सितंबर 2025 से प्रभावी होगी। चाबहार पोर्ट वेवर रेवोकेशन, ये टर्म याद रखिएगा, चाबहार पोर्ट वेवर रेवोकेशन। बाप रे, चाबहार पोर्ट तो भारत के लिए बहुत स्ट्रेटेजिक था। ये है कहाँ और इतना जरूरी क्यों है? चाबहार ईरान के दक्षिण पूर्वी सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में ओमान की खाड़ी पर स्थित एक बंदरगाह है। भारत इसके शाहिद बेहश्ती टर्मिनल को विकसित करने में मुख्य भागीदार है। क्यों? क्योंकि ये हमें पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान और उससे आगे मध्य एशिया तक पहुंचने का एक समुद्री और जमीनी रास्ता देता है। पाकिस्तान हमें अपने रास्ते से अफगानिस्तान जाने नहीं देता, तो चाबहार एक तरह से हमारा गेटवे है सेंट्रल एशिया के लिए। और ये ग्वादर पोर्ट के पास है जो चीन बना रहा है। हाँ, पाकिस्तान में चीन द्वारा विकसित ग्वादर बंदरगाह से ज्यादा दूर नहीं है, तो ये चीन के प्रभाव को बैलेंस करने के लिहाज से भी भारत के लिए अहम था। ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर INST का भी एक की गेटवे है। INST क्या है? INST एक 7,200 किलोमीटर लंबा मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है। मतलब इसमें समुद्री जहाज, रेल और सड़क तीनों शामिल हैं। ये भारत को ईरान, अफगानिस्तान, रूस, मध्य एशिया और यूरोप तक जोड़ने का प्रोजेक्ट है। चाबहार इसका बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो अब ये छूट रद्द होने से क्या होगा? भारत का काम रुक जाएगा? हाँ, बहुत बड़ी दिक्कत आएगी। भारतीय कंपनियों के लिए चाबहार में काम करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। शिपिंग लाइनें, बीमा कंपनियां, उपकरण सप्लाई करने वाले सब डरेंगे कि कहीं उन पे सेकेंडरी US सैंक्शंस ना लग जाएं। भारत का जो 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश वहां हो चुका है, वो भी एक तरह से खतरे में पड़ गया है। ये तो बहुत बड़ा नुकसान है। भारत के रणनीतिक हितों पर क्या असर पड़ेगा? मेंस के लिए बहुत जरूरी सवाल लग रहा है। बिल्कुल, मेंस के लिए इसके कई आयाम हैं। पहला और सबसे बड़ा, कनेक्टिविटी पर असर। अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच का हमारा मुख्य जरिया बंद हो जाएगा।
पाकिस्तान का जो विकल्प हमने तैयार किया था वो ब्लॉक हो गया। दूसरा स्ट्रैटेजिक काउंटरवेट वाला पहलू। चीन के ग्वादर और BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जवाब में चाबहार में भारत की उपस्थिति एक संतुलन बनाती थी, वो कमजोर पड़ेगी। और तीसरा रीजनल स्टेबिलिटी, क्षेत्रीय स्थिरता और ह्यूमैनिटेरियन एड। भारत चाबहार के रास्ते ही अफगानिस्तान को गेहूं, दालें वगैरह भेजता रहा है, उस पर भी असर पड़ेगा। ये तो भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, सामरिक स्वायत्ता की भी परीक्षा है ना? मतलब US का दबाव माने या अपने हित देखें। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, यही दुविधा है। अगर भारत US प्रतिबंधों का पूरी तरह पालन करता है तो ईरान से रिश्ते खराब होंगे, चाबहार में निवेश डूबेगा, और अगर पालन नहीं करता तो US से रिश्ते तनावपूर्ण हो सकते हैं। और US आज भारत का एक अहम स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, क्वाड का सदस्य है, रक्षा साझेदार है, तो ये बहुत मुश्किल संतुलन साधने वाली बात है। तो भारत अब क्या करेगा? आगे की राह क्या है? अभी तो विदेश मंत्रालय कह रहा है कि वो स्थिति का आंकलन कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म में तो चाबहार पर काम रुकेगा या धीमा होगा। मीडियम टर्म में भारत शायद US से बातचीत करके कोई रास्ता निकालने की कोशिश करे या कोई वैकल्पिक तरीका ढूंढे। ईरान के साथ संबंधों पर भी असर पड़ेगा। और लॉन्ग टर्म में ये घटना एक सबक है कि हमारी रणनीतिक परियोजनाएं कितनी वल्नरेबल यानी संवेदनशील हो सकती हैं बाहरी दबावों के आगे। शायद अब भारत IMEC यानी इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे दूसरे कनेक्टिविटी विकल्पों पर और ज्यादा जोर देगा और भविष्य की परियोजनाओं में रिडंडेंसी यानी बैकअप प्लान बनाने की सोचेगा। तो कुल मिलाकर ये भारत के लिए एक बड़ी विदेश नीति चुनौती है और कुशल डिप्लोमेसी की जरूरत है। निश्चित रूप से एक बहुत ही नाजुक स्थिति है। चलिए अब थोड़ा पर्यावरण और आपदा प्रबंधन की तरफ रुख करते हैं। यहाँ एक अच्छी खबर है। हाँ बिल्कुल, हिमाचल प्रदेश का जो कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है उसे यूनेस्को ने अपने वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स यानी WNBR में शामिल कर लिया है। ये भारत का 13th बायोस्फीयर रिजर्व है जो इस लिस्ट में शामिल हुआ है। 13th BR कोल्ड डेजर्ट, ये पॉइंट नोट करने लायक है। जी हाँ, ये यूनेस्को का एक बहुत प्रतिष्ठित कार्यक्रम है, मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम, जो 1971 में शुरू हुआ था। बायोस्फीयर रिजर्व्स ऐसी खास जगहें होती हैं जिन्हें मैप प्रोग्राम के तहत मान्यता मिलती है। बायोस्फीयर रिजर्व होता क्या है एग्जैक्टली? नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी से अलग कैसे है? अच्छा सवाल है। देखिए, नेशनल पार्क और सैंक्चुरी मुख्य रूप से वन्यजीवों और उनके आवास के संरक्षण पर फोकस करते हैं, अक्सर इंसानी गतिविधियों को बाहर रखकर। लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। ये लिविंग लेबोरेटरीज या जीवित प्रयोगशालाएं मानी जाती हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। यहाँ संरक्षण के साथ साथ स्थानीय समुदायों की भागीदारी और उनके सामाजिक आर्थिक विकास पर भी जोर दिया जाता है। मतलब इसमें इंसान और प्रकृति साथ साथ रहते हैं। हाँ बिल्कुल, इसीलिए बायोस्फीयर रिजर्व में अलग अलग जोन्स होते हैं। सबसे अंदर होता है कोर एरिया, जहां सबसे ज्यादा सख्ती से संरक्षण होता है। उसके बाहर होता है बफर जोन, जहां रिसर्च, मॉनिटरिंग और कुछ सीमित मानवीय गतिविधियां जैसे इको टूरिज्म हो सकती हैं। और सबसे बाहर होता है ट्रांजिशन एरिया, जहां स्थानीय समुदाय रहते हैं, खेती करते हैं और अन्य स्थायी आर्थिक गतिविधियां करते हैं। ये कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है और इसकी क्या खासियतें हैं? प्रीलिम्स के लिए ये जानना जरूरी होगा। जरूर, की फैक्ट्स नोट कर लीजिए। लोकेशन, ये हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में है, जो ट्रांस हिमालय क्षेत्र में आता है। एरिया काफी बड़ा है, लगभग 7,770 वर्ग किलोमीटर। एल्टीट्यूड बहुत ऊंचाई पर है, 3,300 मीटर से लेकर 6,600 मीटर तक। प्रोटेक्टेड एरियाज, इसके अंदर पिन वैली नेशनल पार्क, किब्बर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी और चंद्रताल वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी शामिल हैं। और फ्लोरा फोना, मतलब पेड़ पौधे और जानवर? फ्लोरा वनस्पति की बात करें तो यहाँ करीब 732 प्रजातियां मिलती हैं, जिनमें से 30 तो स्थानिक हैं, मतलब सिर्फ यही मिलती हैं। एल्पाइन घास, बहुत सी औषधीय जड़ी बूटियां, सी बकथॉन जिसके फल बहुत पौष्टिक होते हैं, भोजपत्र, जुनिपर वगैरह मिलते हैं। फौना में सबसे खास है स्नो लियोपर्ड, जो यहाँ की फ्लैगशिप स्पीशी है। इसके अलावा हिमालयन आइबेक्स, ब्लू शीप जिसे भरल भी कहते हैं, हिमालयन वुल्फ, गोल्डन ईगल जैसे कई दुर्लभ जीव पाए जाते हैं। वहाँ लोग भी रहते हैं? हाँ, ट्रांजिशन एरिया में करीब 12,000 लोग रहते हैं। उनकी आजीविका पारंपरिक पशुचारण जैसे याक, बकरी पालना, थोड़ी बहुत खेती, जौ, मटर उगाना और तिब्बती हर्बल दवाओं पर निर्भर करती है। तो
इस यूनेस्को WNBR लिस्ट में शामिल होने वाला ये भारत का पहला हाई एल्टीट्यूड कोल्ड डेजर्ट BR है। जी हाँ, ये इसकी एक और खासियत है। भारत के बाकी BR जो WNBR में हैं, वो अलग-अलग इकोसिस्टम के हैं। इस दर्जे का महत्व क्या है? मतलब अब क्या बदलेगा? मीन्स के लिहाज से क्या पॉइंट्स हैं? मीन्स के लिए इसका महत्व कई पहलुओं से है। पहला, ग्लोबल रिकग्निशन, वैश्विक पहचान। दुनिया भर में इस जगह को एक खास पहचान मिलेगी जो संरक्षण प्रयासों के लिए फंडिंग और ध्यान आकर्षित करने में मदद करेगी। दूसरा, एक बेहतर कॉन्जर्वेशन फ्रेमवर्क, संरक्षण ढांचा मिलेगा। यूनेस्को की गाइडलाइंस और नेटवर्क से मदद मिलेगी इस नाजुक इकोसिस्टम को जलवायु परिवर्तन और अनियंत्रित पर्यटन जैसे खतरों से बचाने के लिए। साइंटिफिक कोलैबोरेशन, वैज्ञानिक सहयोग भी बढ़ेगा MAB नेटवर्क के जरिए। तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है? तीसरा, ये मानव और प्रकृति के सस्टेनेबल कोएग्जिस्टेंस, सतत सह अस्तित्व का एक बेहतरीन मॉडल पेश करता है। यहाँ स्थानीय समुदायों का पारंपरिक ज्ञान, उनकी शासन प्रणाली जैसे बौद्ध मठों और सामुदायिक परिषदों की भूमिका संरक्षण में अहम भूमिका निभाती है। ये उस सोच के खिलाफ है जहां संरक्षण के नाम पर स्थानीय लोगों को पूरी तरह बाहर कर दिया जाता है। एक्सक्लूजनरी कंजर्वेशन, ये MAB के दर्शन के बिल्कुल अनुरूप है। और चौथा, ये कंजर्वेशन और कल्चर, संरक्षण और संस्कृति के जुड़ाव को दिखाता है। यहाँ की जैव विविधता, यहाँ की सांस्कृतिक विरासत कल्चरल हेरिटेज से गहराई से जुड़ी हुई है। लोगों की पारंपरिक प्रथाएं जैसे तिब्बती चिकित्सा या पशुचारण इकोसिस्टम का हिस्सा हैं। तो ये GS1 कल्चर और GS3 एनवायरनमेंट दोनों के लिए एक अच्छी केस स्टडी है। तो कुल मिलाकर ये भारत के संरक्षण प्रयासों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल। ये नाजुक इकोसिस्टम की सुरक्षा और वहां रहने वाले स्थानीय समुदायों के सशक्तिकरण दोनों के लिए अच्छा है। हाँ, इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि एक अच्छी पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट प्लान, भागीदारी प्रबंधन योजना कितनी प्रभावी ढंग से लागू होती है, खासकर जलवायु परिवर्तन और अस्थिर पर्यटन की चुनौतियों का सामना करते हुए। ये तो अच्छी खबर थी, लेकिन अब एक बहुत दुखद खबर पर आते हैं। तमिलनाडु के करूर में हुई भगदड़, स्टैम्पीड। हाँ, ये बहुत ही भयानक त्रासदी है। एक राजनीतिक रैली थी तमिलगा वेट्री कड़गम पार्टी की, जिसमें भगदड़ मच गई। खबरें बता रही हैं कि कम से कम 39 लोगों की मौत हो गई है और 80 से ज्यादा लोग घायल हैं। 39 मौतें, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई थी जो आगे बढ़ने की कोशिश में यह हादसा हुआ। साफ तौर पे क्राउड मैनेजमेंट, भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा प्रोटोकॉल की विफलता दिख रही है। ये तो बिल्कुल मैन मेड डिजास्टर लग रही है। क्या भारत में भीड़ प्रबंधन के लिए कोई नियम, कानून या दिशा निर्देश नहीं है? हैं, बिल्कुल हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA ने क्राउड मैनेजमेंट पे बाकायदा गाइडलाइंस जारी की हुई हैं और हमारे पास डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 भी है, जिसके तहत NDMA, SDMA और DDMA का गठन हुआ है। स्टैम्पेड होती क्या है और क्राउड मैनेजमेंट किसे कहते हैं? स्टैम्पीड बेसिकली लोगों की अचानक घबराहट में हुई दौड़ होती है। जब भीड़ भी किसी वजह से पैनिक फैलता है, लोग एक दूसरे को कुचलते हुए भागने लगता है। ये एक मानव निर्मित भीड़ संबंधी आपदा है। क्राउड मैनेजमेंट का मतलब है किसी भी जगह जहां भीड़ इकट्ठा होने वाली हो, वहां सुरक्षा बनाए रखने के लिए लोगों की आवाजाही और जमावड़े का पहले से असेसमेंट यानी मूल्यांकन करना, उसके हिसाब से प्लानिंग यानी नियोजन करना और इवेंट के दौरान मॉनिटरिंग करना। तो करूर में क्या गलत हुआ? NDMA की गाइडलाइंस का पालन क्यों नहीं हुआ लगता? देखकर तो यही लगता है कि NDMA दिशा निर्देशों का सीधा सीधा उल्लंघन हुआ है। कई स्तरों पर विफलताएं दिख रही हैं। जैसे कि पहला, लैक ऑफ कैपेसिटी प्लानिंग। जिस जगह रैली हो रही थी उसकी एक क्षमता यानी कैरिंग कैपेसिटी होगी, लगता है उस क्षमता से कहीं ज्यादा भीड़ को आने दिया गया। NDMA साफ कहता है कि पहले भीड़ का अंदाजा लगाओ और देखो कि जगह उतनी भीड़ संभाल सकती है या नहीं। दूसरा, इनएफिशिएंट क्राउड कंट्रोल, अकुशल भीड़ नियंत्रण। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए उचित बैरिकेडिंग नहीं थी। लोगों को लाइन में चलाने के लिए स्नेक लाइन क्यूज नहीं बनाई गई। एंट्री और एग्जिट पर कंट्रोल नहीं था। तीसरा, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एग्जिट प्लानिंग, अपर्याप्त बुनियादी ढांचा और निकास योजना। इलाका पहले से भीड़ भाड़ वाला था और निकलने के रास्ते शायद कम या संकरे थे। NDMA कहता है कि साफ, चौड़े और कई सारे एंट्री एग्जिट रूट्स होने चाहिए और एक प्रॉपर इवैक्यूएशन प्लान, निकासी योजना पहले से तैयार होनी चाहिए कि इमरजेंसी में लोगों को कैसे निकालेंगे। और चौथा, फेलियर इन रिस्क असेसमेंट, जोखिम मूल्यांकन में विफलता। ऐसा लगता है कि इवेंट से पहले हजार्ड रिस्क एंड वल्नरेबिलिटी एनालिसिस यानी खतरे, जोखिम और भेद्यता का विश्लेषण नहीं किया गया, जैसा कि NDMA सुझाता है।
ये तो गंभीर लापरवाही लगती है। तो अब जिम्मेदारी किसकी बनती है और आगे क्या होना चाहिए ताकि ऐसा दोबारा ना हो? देखिए, ये एक कलेक्टिव फेलियर है, सामूहिक विफलता है। जिम्मेदारी इवेंट ऑर्गेनाइजर्स यानी टीवी के पार्टी की बनती है। जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, खासकर डीडीएमए जिसके प्रमुख जिला कलेक्टर मजिस्ट्रेट होते हैं, उनकी बनती है। और पुलिस की भी जिम्मेदारी बनती है। इन सबको मिलकर सुरक्षा सुनिश्चित करनी थी। और आगे के लिए एनडीए में दिशा निर्देशों के आधार पर क्या कदम उठाने चाहिए? एनडीए में दिशा निर्देशों को सख्ती से लागू करने की जरूरत है। स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट, सिर्फ कागज पर नहीं, जमीन पर। दूसरा, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, सीसीटीवी कैमरास, ड्रोन्स और आजकल एआई बेस्ड क्राउड एनालिटिक्स भी आ गए हैं। उनका इस्तेमाल करके भीड़ की निगरानी और प्रबंधन बेहतर किया जा सकता है। और जवाबदेही? हाँ, तीसरा और बहुत जरूरी कदम है लीगल अकाउंटेबिलिटी, कानूनी जवाबदेही। अगर आयोजकों या अधिकारियों की लापरवाही साबित होती है तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि एक मिसाल कायम हो। और चौथा, कैपेसिटी बिल्डिंग। पुलिस प्रशासन के लोग और इवेंट्स में लगने वाले स्वयंसेवकों को भीड़ प्रबंधन की नियमित ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। ये हादसा वाकई एक सबक है कि स्थापित प्रोटोकॉल को नजरअंदाज करने के कितने भयानक परिणाम हो सकते हैं। ये एक रोकी जा सकने वाली त्रासदी थी। बिल्कुल। ऐसी त्रासदियों को रोकने के लिए एक होल ऑफ सोसाइटी, संपूर्ण समाज दृष्टिकोण की जरूरत है, जिसमें आयोजक, प्रशासन, पुलिस और आम जनता सबको अपनी भूमिका निभानी होगी। सही कहा। चलिए अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी की दुनिया में चलते हैं। आईआईटी मद्रास से एक बड़ी खबर है। हाँ, ये काफी अच्छी खबर है, खासकर कैंसर रिसर्च के क्षेत्र में। आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने एक कैंसर जीनोम एंड टिश्यू बैंक विकसित किया है। टिश्यू बैंक मतलब कैंसर के मरीजों के सैंपल्स जमा किए हैं। हाँ, और ये कोई छोटा मोटा बैंक नहीं है। उन्होंने लगभग 7,000 भारतीय मरीजों के टिश्यू सैंपल्स, ऊतक नमूनों का विश्लेषण किया है। ये भारत में अपनी तरह का शायद सबसे बड़ा प्रयास है। 7,000 सैंपल्स, काफी बड़ा डेटाबेस है ये तो। किस तकनीक का इस्तेमाल किया है? उन्होंने मुख्य रूप से होल एक्सोम सीक्वेंसिंग (WS) तकनीक का इस्तेमाल किया है। होल एक्सोम सीक्वेंसिंग, ये क्या होता है? होल जीनोम सीक्वेंसिंग से अलग है क्या? हाँ, थोड़ा अलग है। देखिए, हमारा पूरा जीनोम, डीएनए का पूरा सेट बहुत बड़ा होता है। WGS में पूरे जीनोम को सीक्वेंस करते हैं, जो महंगा और समय लेने वाला होता है। WES में हम जीनोम के सिर्फ उन हिस्सों को सीक्वेंस करते हैं जो प्रोटीन बनाने के लिए कोड करते हैं। इन हिस्सों को एक्सोम कहते हैं और ये पूरे जीनोम का सिर्फ 1 से 2% होते हैं। सिर्फ 1-2%? तो बाकी 98% क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि ज्यादातर बीमारियों, खासकर जेनेटिक बीमारियों से जुड़े जो ज्ञात जेनेटिक म्यूटेशंस हैं, वो इसी 1-2% हिस्से यानी एक्सोम में ही पाए जाते हैं। तो वैस एक तरह से स्मार्ट तरीका है कम खर्च और कम समय में ज्यादातर काम की जानकारी निकालना। अच्छा, समझ गया। तो आईआईटी मद्रास इस WES डेटा का क्या कर रहा है? लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है भारतीय आबादी में कैंसर से जुड़े विशिष्ट जेनेटिक म्यूटेशंस की पहचान करना। इससे 2 बड़े फायदे होंगे। पहला, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का विकास, और दूसरा, अर्ली डिटेक्शन बायोमार्कर्स विकसित करना। पर्सनलाइज्ड मेडिसिन मतलब हर मरीज के लिए अलग इलाज, वन साइज फिट्स ऑल वाला सीन नहीं। हाँ, बिल्कुल वही। अभी क्या होता है, ज्यादातर कैंसर के इलाज का एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है, लेकिन हर मरीज का कैंसर और उसका शरीर अलग होता है। पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का मतलब है मरीज के ट्यूमर के जेनेटिक मेकअप को समझकर उसके लिए सबसे असरदार दवा या थेरेपी चुनना। इससे इलाज ज्यादा सफल होने की उम्मीद रहती है और साइड इफेक्ट्स भी कम हो सकते हैं। और बायोमार्कर्स? बायोमार्कर मतलब कोई ऐसा जैविक अणु या संकेत जिसके आधार पर किसी बीमारी का पता लगाया जा सके या उसकी स्टेज का अंदाजा लगाया जा सके। तो लक्ष्य है ऐसे बायोमार्कर खोजना जिनसे कैंसर का पता बहुत शुरुआती स्टेज में लग जाए, शायद एक सिंपल ब्लड टेस्ट से ही। ये रिसर्च भारतीय आबादी के लिए इतनी जरूरी क्यों है? क्या वैश्विक रिसर्च काफी नहीं है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। दिक्कत ये है कि दुनिया भर में जो ज्यादातर कैंसर रिसर्च होती है वो मुख्य रूप से कॉकेशियन आबादी यानी पश्चिमी देशों के लोगों पर आधारित होती है। लेकिन अलग अलग आबादी के लोगों में जेनेटिक मेकअप थोड़ा अलग होता है और उनमें बीमारियों के पैटर्न और कारण भी अलग हो सकते हैं। इसलिए भारतीय आबादी के लिए अपना विशिष्ट जीनोमिक डेटाबेस बनाना बहुत जरूरी है ताकि हम अपने लोगों के लिए सही इलाज और डायग्नोस्टिक तरीके विकसित कर सकें। ये पहल उस जीनोमिक डेटा गैप को भरने की दिशा में एक मील का पत्थर है। क्या इस रिसर्च से अब तक कोई खास खोज हुई है? हाँ, कुछ महत्वपूर्ण फाइंडिंग्स आई हैं। जैसे ब्रेस्ट कैंसर, स्तन कैंसर के मामले में भारतीय सैंपल्स में एक खास तरह का म्यूटेशन पश्चिमी आबादी की तुलना में ज्यादा पाया गया है।
ये शायद भारतीय महिलाओं में एक फाउंडर म्यूटेशन हो सकता है। फाउंडर म्यूटेशन, ये क्या होता है? फाउंडर म्यूटेशन एक ऐसा विशिष्ट जीन उत्परिवर्तन होता है जो किसी खास आबादी में काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि वो उस आबादी के किसी एक साझा पूर्वज से आया होता है। अगर ऐसा कोई म्यूटेशन मिल जाए तो उस आबादी में कैंसर के लिए स्क्रीनिंग और जोखिम का पता लगाना आसान हो जाता है। अच्छा, और कुछ? हाँ, रिसर्च में ये भी पाया गया कि भारत में ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर, जो ज़्यादा आक्रामक माना जाता है, वो भी काफ़ी मिलता है। इसके लिए नई दवाओं की खोज पर काम चल रहा है। इसी तरह पैंक्रियाटिक कैंसर, अग्नाशय कैंसर के लिए भी भारतीय मरीजों में पाए गए यूनिक म्यूटेशंस, अद्वितीय उत्परिवर्तन के आधार पर एक नया जेनेटिक पैनल विकसित किया गया है। और जल्दी निदान के लिए नॉन इन्वेजिव ब्लड टेस्ट, गैर आक्रामक रक्त परीक्षण पर भी काम जारी है। ये तो सच में हेल्थ केयर में आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक बड़ा कदम लग रहा है। बिल्कुल, ये उच्च तकनीक वाले चिकित्सा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का एक बेहतरीन उदाहरण है। जब हमारे पास अपना स्वदेशी जीनोमिक डेटा होगा, अपने डायग्नोस्टिक पैनल होंगे, अपनी दवाओं के टारगेट्स होंगे, तो हमारी विदेशों पर निर्भरता कम होगी और हम अपने लोगों को सस्ता और बेहतर इलाज दे पाएंगे। इसमें ऑर्गेनॉइड टेक्नोलॉजी का भी जिक्र है, वो क्या है? ऑर्गेनॉइड टेक्नोलॉजी भी कमाल की चीज़ है। इसमें लैब के अंदर मरीज की कैंसर कोशिकाओं से छोटे छोटे त्रिआयामी ऊतक उड़ाए जाते हैं, जिन्हें ऑर्गेनॉइड कहते हैं। ये एक तरह से मरीज के ट्यूमर का लैब में छोटा मॉडल होते हैं। इसका फायदा? फायदा यह है कि इन ऑर्गेनॉइड पर अलग अलग दवाओं को टेस्ट करके देखा जा सकता है कि कौन सी दवा उस खास मरीज के ट्यूमर पर सबसे ज़्यादा असर करेगी। इससे सीधे मरीज पर ट्रायल करने से पहले ही पता चल जाता है कि कौन सा इलाज बेस्ट रहेगा। ये पर्सनलाइज्ड मेडिसिन को लैब से क्लिनिक तक लाने में बहुत मददगार है। वाह! तो इस पूरी रिसर्च का शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में क्या प्रभाव हो सकता है? शॉर्ट टर्म में जिन मरीजों का डेटा विश्लेषण किया गया है, उन्हें शायद बेहतर उपचार विकल्प मिलें। मीडियम टर्म में उम्मीद है कि नए, सस्ते और भारत विशिष्ट डायग्नोस्टिक किट बाजार में आएंगे। और लॉन्ग टर्म में ये रिसर्च नई कैंसर दवाओं की खोज में मदद कर सकती है, वैश्विक कैंसर अनुसंधान में भारत की भूमिका बढ़ा सकती है। हाँ, इसके साथ कुछ नैतिक बहसें भी जुड़ी हैं, जैसे डेटा गोपनीयता और इस तकनीक तक सबकी पहुंच कैसे सुनिश्चित हो। तो निष्कर्ष ये है कि IIT मद्रास का ये कैंसर टिश्यू बैंक पर्सनलाइज्ड मेडिसिन की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है और ये कैंसर के निदान, उपचार और दवा विकास में क्रांति ला सकता है। हाँ, ये स्वदेशी अनुसंधान कैसे जनसंख्या विशिष्ट स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान कर सकता है, इसका एक सशक्त उदाहरण है। बहुत बढ़िया। अब थोड़ा कल्चर एंड हेरिटेज की तरफ चलते हैं। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में सेवा पर्व का आयोजन हुआ। जी हाँ, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, जो नई दिल्ली में है और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर यानी संस्कृति मंत्रालय के तहत आता है, वहाँ 28 सितंबर को सेवा पर्व नाम का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये किस उपलक्ष्य में था? ये प्रधानमंत्री के 75वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला का हिस्सा था। इसमें एक पेंटिंग वर्कशॉप और प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। थीम क्या थी? थीम थी सेवा पर्व, विजन ऑफ विकसित भारत। सेवा पर्व, विकसित भारत का दृष्टिकोण। इसका उद्देश्य था सेवा की भावना को कलात्मक रचनात्मकता से जोड़ना और 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के राष्ट्रीय लक्ष्य को कला के माध्यम से दर्शाना। सेवा पर्व, NGMA, ये 2 नाम याद रखने चाहिए। NGMA के बारे में थोड़ा और बताएंगे, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। बिल्कुल। NGMA भारत की एक प्रमुख आर्ट गैलरी है। इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य 1850 के बाद की आधुनिक और समकालीन कला का अधिग्रहण, संरक्षण और प्रदर्शन करना है। इसका मुख्य संग्रहालय दिल्ली के जयपुर हाउस में है और इसकी शाखाएं मुंबई और बेंगलुरु में भी हैं। ये संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है। तो इस सेवा पर्व कार्यक्रम का क्या महत्व है? सिर्फ एक पेंटिंग कंपटीशन ही था या कुछ और भी? देखिए, सतही तौर पर तो ये एक आर्ट इवेंट लगता है, लेकिन इसके गहरे मायने हैं, खासकर मेंस के पर्सपेक्टिव से। अच्छा, जैसे कि पहला, ये कल्चर और गवर्नेंस का संगम दिखाता है। ये एक उदाहरण है कि कैसे राज्य या सरकार सांस्कृतिक संस्थानों का उपयोग अपने शासन के दर्शन और विकासात्मक लक्ष्यों, जैसे विकसित भारत, को बढ़ावा देने के लिए करती है। थीम सीधे सीधे कला को सरकारी लक्ष्य से जोड़ रही है। दूसरा ये सरकार के विकास भी विरासत भी वाले नारे का प्रतीक है। यहाँ एक सांस्कृतिक संस्थान विरासत का इस्तेमाल भविष्य के विकास के विजन पर नागरिकों, कलाकारों, छात्रों के साथ संवाद करने के लिए किया जा रहा है। तीसरा पॉइंट क्या बनता है? तीसरा,
ये राष्ट्र निर्माण में कला की भूमिका, रोल ऑफ आर्ट इन नेशन बिल्डिंग, को रेखांकित करता है। ये एक तरह से देश के अंदर सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल है। कलाकारों को राष्ट्रीय दृष्टिकोण को चित्रित करने के लिए प्रोत्साहित करके एक सामूहिक उद्देश्य की भावना पैदा करने की कोशिश की जा रही है। मतलब कला सिर्फ सौंदर्य बोध के लिए नहीं है, बल्कि राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया के एक सक्रिय हिस्सा भी बन सकती है। और चौथा, ये जन भागीदारी, पब्लिक एंगेजमेंट, जन भागीदारी पर जोर देता है। इसमें सिर्फ पेशेवर कलाकार ही नहीं, बल्कि कॉलेज और स्कूल के छात्रों ने भी भाग लिया है। यह दिखाता है कि सांस्कृतिक स्थलों को ज्यादा समावेशी बनाने और राष्ट्रीय विमर्श में व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन क्या इससे सांस्कृतिक संस्थानों की स्वायत्ता पर सवाल नहीं उठता कि क्या वो स्वतंत्र रचनात्मकता के स्थान है या सरकारी संदेश फैलाने के वाहक? ये एक जायज सवाल है और लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन के तौर पर इस पर बहस हो सकती है। संतुलन साधना जरूरी है। तो निष्कर्ष ये है कि एनजीएमए का सेवा पर्व राष्ट्रीय विकास के विषय पर सार्वजनिक जुड़ाव के लिए कला का उपयोग करने वाली एक पहल है, जो विकास भी विरासत भी के दृष्टिकोण का उदाहरण है। बिल्कुल, ये समकालीन भारत में सांस्कृतिक संस्थानों की बदलती और गतिशील भूमिका पर भी प्रकाश डालता है। बहुत अच्छे। अब क्या हम करूर त्रासदी से कोई एथिक्स का सबक भी ले सकते हैं, जीएस पेपर 4 के लिए कुछ? हाँ जरूर। करूर त्रासदी एक बहुत ही प्रासंगिक केस स्टडी बन सकती है, खासकर जिला प्रशासन के सामने आने वाली नैतिक दुविधाओं, एथिकल डायलेमास को समझने के लिए। कैसे? एक केसलेट की तरह सोचें तो? हाँ, सोचिए आप एक जिला मजिस्ट्रेट हैं, डीएमए के प्रमुख भी हैं। एक बहुत शक्तिशाली राजनीतिक दल आपके जिले के एक भीड़भाड़ वाले इलाके में एक बहुत बड़ी रैली करना चाहता है। आपको पता है कि उस जगह की क्षमता कम है, निकलने के रास्ते संकरे हैं और भगदड़ का खतरा है। आप अपनी चिंता आयोजकों को बताते हैं, लेकिन वो उसे खारिज कर देते हैं। आप पर ऊपर से राजनीतिक दबाव भी है कि अनुमति दे दी जाए। अब आपके सामने दुविधा है। अगर आप अनुमति नहीं देते हैं तो कानून व्यवस्था बिगड़ने का डर है, पार्टी के कार्यकर्ता हंगामा कर सकते हैं, आपके करियर पर भी आंच आ सकती है। और अगर आप अनुमति दे देते हैं तो आप हजारों नागरिकों की जान जोखिम में डाल रहे हैं। ये तो बहुत मुश्किल स्थिति है। इसमें स्टेक होल्डर्स कौन-कौन हैं? स्टेक होल्डर्स हैं आप, यानी डीएम, आम नागरिक जिनकी सुरक्षा दांव पर है, वो राजनीतिक दल जो रैली कर रहा है, पुलिस, आपके नीचे काम करने वाले कर्मचारी और राज्य सरकार। और एथिकल इश्यूज क्या-क्या हैं? कई नैतिक मुद्दे हैं। सबसे बड़ा है पब्लिक सेफ्टी वर्सेस पॉलिटिकल प्रेशर, जन सुरक्षा बनाम राजनीतिक दबाव। फिर है आपकी प्रोफेशनल इंटेग्रिटी वर्सेस करियर प्रोग्रेशन, पेशेवर ईमानदारी बनाम करियर की तरक्की। क्या आप सही काम करने का साहस, करेज ऑफ कन्विक्शन दिखाएंगे? अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही का मुद्दा है। अगर कुछ गलत होता है तो कौन जिम्मेदार होगा? और रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन बनाए रखने का कर्तव्य। तो इस स्थिति में डीएम के पास क्या रास्ते हो सकते हैं और कौन सा सबसे नैतिक होगा? मोटे तौर पर 4 रास्ते हो सकते हैं। पहला, बिना शर्त अनुमति दे देना। इसका फायदा यह है कि तत्काल टकराव टल जाएगा, नेता खुश रहेंगे। लेकिन नुकसान ये है कि आप अपने कर्तव्य की अवहेलना कर रहे हैं और नैतिक और कानूनी रूप से ये गलत है। दूसरा, अनुमति सीधे तौर पर नकार देना। फायदा यह है कि आप कानून और सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहे हैं। नुकसान यह है कि इसे राजनीतिक रूप से प्रेरित कदम माना जा सकता है, स्थिति बिगड़ सकती है, शायद दंगे भी हो जाएं। तीसरा, कड़ी गैर समझौता योग्य शर्तों के साथ अनुमति देना, जैसे भीड़ की संख्या सीमित करना, मजबूत बैरिकेडिंग, पर्याप्त निकास मार्ग सुनिश्चित करना वगैरह। फायदा यह है कि यह बीच का रास्ता लगता है, आप सुरक्षा पर अड़े हुए हैं। नुकसान यह है कि इन शर्तों का पालन करवाना बहुत मुश्किल हो सकता है, और अगर फिर भी हादसा हो गया तो जिम्मेदारी आप पर ही आएगी। और चौथा रास्ता है समझाने बुझाने का प्रयास करना, लेकिन साथ ही दृढ़ रुख अपनाने की तैयारी रखना। आप अपनी चिंताओं को लिखित में आयोजकों और अपने वरिष्ठ अधिकारियों को बताएं। डेटा या सिमुलेशन से खतरे को समझाने की कोशिश करें। उन्हें उनकी कानूनी देनदारी के बारे में बताएं। कोई बीच का रास्ता सुझाएं, जैसे रैली किसी सुरक्षित खुली जगह पर कर लें या सिर्फ एक छोटी शोभा यात्रा निकाल लें। और अगर वो फिर भी ना माने तो? अगर वो फिर भी अपनी जिद पर अड़े रहें तो फिर आपको डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट या सीआरपीसी के तहत कानूनी रूप से बाध्यकारी शर्तों के साथ एक औपचारिक आदेश जारी करना होगा। उन शर्तों का पालन करवाना पुलिस और प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। तो इन चारों में से सबसे नैतिक कौन सा लगता है? मेरे विचार में चौथा विकल्प सबसे नैतिक रूप से मजबूत है। ये बातचीत और समझाने के प्रयास को एक दृढ़ कानूनी रूप से समर्थित रुख के साथ जोड़ता है। यह दिखाता है कि अधिकारी ने उचित परिश्रम, ड्यू डिलिजेंस किया है,
साहस दिखाया है और सार्वजनिक सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता निभाई है। साथ ही राजनीतिक जटिलताओं को भी संभालने की कोशिश की है। बिल्कुल सही, ये एक बहुत ही व्यवहारिक और नैतिक दृष्टिकोण है। जी चलिए अब जल्दी से आज की खबरों में आए कुछ खास स्थान, व्यक्ति और संस्थानों पर नजर डाल लेते हैं। प्लेसेस इन न्यूज। हाँ, प्लेसेस में करूर तमिलनाडु, यहां राजनीतिक रैली में भगदड़ हुई, 39 मौतें हुई। भीड़ प्रबंधन का मुद्दा अहम है। कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश, ये भारत का 13वां यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व बन गया है। लाहौल स्पीति जिले में है। चाबहार पोर्ट ईरान, ओमान की खाड़ी पर यह स्ट्रैटेजिक बंदरगाह। यूएस ने प्रतिबंधों में छूट रद्द कर दी है, जिससे भारत की कनेक्टिविटी योजना प्रभावित हुई है। पर्सन्स इन न्यूज। आज एक ही मुख्य व्यक्ति चर्चा में रहे, आर वेंकटावरानी, भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल, जिनका कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। और इंस्टीट्यूशंस इन न्यूज। इंस्टीट्यूशंस में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली यूएनजीए, इसका 80वां सत्र न्यूयॉर्क में चल रहा है। भारत ने यहां यूएनएससी सुधार और आतंकवाद की कड़ी निंदा की। यूनेस्को, इसने भारत के कोल्ड डेजर्ट को अपने वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स WNBR में शामिल किया। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट NGMA, नई दिल्ली स्थित संस्कृति मंत्रालय का यह संस्थान, जिसने सेवा पर्व का आयोजन किया। ठीक है, अब कुछ डेटा पॉइंट्स और इन्फोग्राफिक्स जो आज की खबरों से निकले। हाँ, कुछ नंबर्स याद रखने लायक हैं। 39 करूर बगदड़ में न्यूनतम मौतें। अच्छा। 80+ करूर बगदड़ में घायलों की संख्या। 2 AG वेंकटरमणी का कार्यकाल विस्तार। अच्छा। 80th UNGA का वर्तमान सत्र। 13th कोल्ड डेजर्ट BR यूनेस्को WNBR में भारत का 13वां स्थल। अच्छा। 7,770 स्क्वायर किलोमीटर कोल्ड डेजर्ट BR का अनुमानित क्षेत्रफल। 3,300 to 6,600 मीटर्स कोल्ड डेजर्ट BR की ऊंचाई सीमा। अच्छा। 732 कोल्ड डेजर्ट BR में पाई जाने वाली संवहनीय पौधों की प्रजातियां। 7,000 IIT मद्रास द्वारा विश्लेषण किए गए कैंसर ऊतक नमूनों की संख्या। ये नंबर्स प्रीलिम्स के लिए काम आ सकते हैं। अब आज के एडिटोरियल्स में क्या खास था? कुछ एडिटोरियल इनसाइट्स? हाँ, 2-3 दिलचस्प बातें थीं। द हिंदू में AI और प्रोडक्टिविटी पर एक लेख था। उसका सार था कि AI ईमेल लिखने जैसे टाइपिंग वाले काम तो कर सकता है, लेकिन ईमेल को मैनेज करना, किसे कब जवाब देना है, क्या कहना है, यह असल में सोचने का काम है, जो AI अभी उतनी अच्छी तरह नहीं कर सकता। इनबॉक्स 0 पाना तकनीक से ज्यादा अच्छी आदतों पर निर्भर करता है। अच्छा, और भारत की विदेश नीति पर द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों में ही संपादकीय थे। उनका निचोड़ यही था कि UNGA भाषण में भारत का दोहरा फोकस दिखा। एक तरफ मौजूदा वैश्विक व्यवस्था की आलोचना, UN ग्रिडलॉक्ड, UNSC विस्तार की मांग, और दूसरी तरफ आतंकवाद पर एकदम सीधा और मुखर रुख, एपिसेंटर पड़ोसी। साथ ही भू आर्थिक चिंताएं, टैरिफ वॉलेटिलिटी, डी-रिस्किंग भी जाहिर की। ये एक ऐसी विदेश नीति है जो सुरक्षा और आर्थिक लचीलेपन को जोड़कर देख रही है। और तीसरा, इंडियन एक्सप्रेस में भारत में कैंसर अनुसंधान पर एक अच्छा लेख था। वही बात जो हमने पहले डिस्कस की कि वैश्विक कैंसर रिसर्च में एक गैप है, वो ज्यादातर पश्चिमी आबादी पर आधारित है। इसलिए IIT मद्रास जैसे प्रयास बहुत जरूरी हैं ताकि भारतीय आबादी के लिए अपना जीनोमिक डेटाबेस बने। इससे भारत विशिष्ट बायोमार्कर जैसे स्तन कैंसर में संभावित संस्थापक उत्परिवर्तन खोजे जा सकते हैं और ज्यादा टारगेटेड उपचार विकसित हो सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं सबसे जरूरी सेक्शन पर, प्रीलिम्स फैक्ट्स। फटाफट बता दीजिए आज के टॉप फैक्ट्स। जरूर। प्रीलिम्स फैक्ट्स टू रिमेंबर। अटॉर्नी जनरल, आर्टिकल 76, नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। कोल्ड डेजर्ट BR हिमाचल प्रदेश, लाहौल स्पीति, भारत का 13वां यूनेस्को WNBR साइट। स्नो लेपर्ड प्रमुख प्रजाति, पिन वैली NP इसके अंदर है। स्नैपबैक सैंक्शंस JCPOA यानी ईरान परमाणु समझौते से संबंधित हैं, जिसके तहत पुराने UN प्रतिबंध वापस लगाए जा सकते हैं। चाबहार पोर्ट ईरान में है, भारतीय सहायता से विकसित, अफगानिस्तान मध्य एशिया के लिए वैकल्पिक मार्ग। इंस्टिक इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, भारत को रूस उत्तरी यूरोप से जोड़ने वाला मल्टी मॉडल मार्ग। चाबहार इसका महत्वपूर्ण हिस्सा है। होल एक्सोम सीक्वेंसिंग, जिनोम के सिर्फ प्रोटीन कोडिंग क्षेत्रों की सीक्वेंसिंग करने की तकनीक। ऑर्गेनॉइड्स,
लैब में उगाए गए लघु ऊतक या अंग रोग मॉडलिंग और दवा परीक्षण के लिए उपयोगी। NGMI नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट संस्कृति मंत्रालय के तहत 1954 में स्थापित नई दिल्ली में मुख्य संग्रहालय। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 इसी के तहत NDMA, SDMA, DDMA की स्थापना हुई है। ये थे प्रीलिम्स फैक्ट्स, अब कुछ मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो जाएं। हाँ, आज के डिस्कशन पर आधारित ये 4 सवाल मेंस के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। 1. GS पेपर 2 अटॉर्नी जनरल का निश्चित कार्यकाल न होना उनकी स्वतंत्रता पर प्रश्न चिन्ह लगाता है, हालांकि यह सरकार के साथ उनके प्रभावी कामकाज के लिए लचीलापन भी प्रदान करता है। इस कथन का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। 150 शब्द। 2. GS पेपर 2 चाबहार बंदरगाह के लिए अमेरिकी प्रतिबंध छूट को रद्द करने के भारत के रणनीतिक हितों और सामरिक स्वायत्तता पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा करें। भारत के पास क्या विकल्प उपलब्ध हैं? 250 शब्द। 3. GS पेपर 3 करूर भगदड़ जैसी बार बार होने वाली मानव निर्मित आपदाएं भीड़ प्रबंधन प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन में प्रणालीगत विफलताओं को उजागर करती हैं। इन विफलताओं के कारणों का विश्लेषण करें और ऐसी त्रासदियों को रोकने के लिए प्रौद्योगिकी संचालित समाधान सुझाएं। 250 शब्द। GS पेपर 3 IIT मद्रास द्वारा विकसित कैंसर जीनोम और ऊतक बैंक जैसे स्वदेशी जीनोमिक डेटाबेस का भारत में व्यक्तिगत चिकित्सा के विकास और स्वास्थ्य सेवा में आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या महत्व है? विस्तार करें। 150 शब्द। ये चारों ही सवाल काफी अच्छे हैं और आज की चर्चा को कवर करते हैं। अब एक छोटा सा क्विज हो जाए। 5 सवाल। बिल्कुल, तैयार है? हाँ। Q1 भारत के अटॉर्नी जनरल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? A उनका कार्यकाल 5 साल का होता है। B उन्हें संसद में वोट देने का अधिकार है। C उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री करते हैं। D वे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। ये तो आसान है। D वे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। सही जवाब। Q2 हाल ही में यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स में शामिल किया गया कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व किस भारतीय राज्य में स्थित है? A उत्तराखंड, B सिक्किम, C हिमाचल प्रदेश, D अरुणाचल प्रदेश। ये भी डिस्कस हुआ था। C हिमाचल प्रदेश, लाहौल स्पीति। संबंधित है। A पेरिस एग्रीमेंट जलवायु परिवर्तन, B स्टार्ट ट्रीटी परमाणु हथियार, C JCPOA ईरान परमाणु समझौता, D बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन। ये ईरान वाला मामला था। तो C JCPOA। बहुत अच्छे। Q4 चाबहार बंदरगाह भारत के लिए मुख्य रूप से क्यों महत्वपूर्ण है? A तेल आयात के लिए सीधा मार्ग प्रदान करता है। B पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच प्रदान करता है। C यह भारत का सबसे बड़ा नौसैनिक अड्डा है। D यह हिंद महासागर में चीन की उपस्थिति का मुकाबला करने का एकमात्र तरीका है। इसका मुख्य कारण था पाकिस्तान को बाईपास करना, तो B। बिल्कुल सही। आखिरी सवाल Q5 होल एक्सोम सीक्वेंसिंग WES तकनीक जीनोम के किस हिस्से को सीक्वेंस करती है? A पूरे जीनोम को, B केवल माइटोकॉन्ड्रियल DNA को, C केवल प्रोटीन कोडिंग क्षेत्रों एक्सोम को, D केवल गैर कोडिंग क्षेत्रों को। इसमें हमने बात की थी कि ये सिर्फ काम का हिस्सा, मतलब प्रोटीन बनाने वाला हिस्सा देखता है, तो केवल प्रोटीन कोडिंग क्षेत्र। शानदार। 5 में से 5 सही लगता है। आज का डिस्कशन सफल रहा। हाँ बिल्कुल। अब कुछ फ्लैश कार्ड्स हो जाए। जरूर। क्विक रिवीजन के लिए 10 पॉइंट्स। जरूर। ये रहे आज के फ्लैश कार्ड्स। आर वेंकटरमणी AG कार्यकाल 2 साल बढ़ा। आर्टिकल 76 AG का संवैधानिक प्रावधान। UNGA 80th सेशन भारत ने UN सुधार आतंकवादी की निंदा की। डी रिस्किंग सप्लाई चेन विविधीकरण निर्भरता कम करना। स्नैपबैक सैंक्शंस JCPOA में UN प्रतिबंध बहाली तंत्र। चाबहार पोर्ट ईरान में भारतीय सहायता से विकसित बंदरगाह US छूट रद्द। कोल्ड डेजर्ट BR भारत का 13वां यूनेस्को BR हिमाचल प्रदेश। स्नो लियोपर्ड कोल्ड डेजर्ट इकोसिस्टम की प्रमुख प्रजाति। ऑर्गेनॉइड्स कैंसर थेरेपी परीक्षण के लिए लैब निर्मित ऊतक। सेवा पर्व संस्कृति मंत्रालय का NGM में विजन ऑफ विकसित भारत कार्यक्रम। बहुत बढ़िया। ये फ्लैश कार्ड्स टेलीग्राम पे भी मिल जाएंगे रिवीजन के लिए। हाँ जी। तो ये था आज का पूरा विश्लेषण। अब अंत में आज का सार और थोड़ी सी मोटिवेशन। आज हमने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात की। अटॉर्नी जनरल के कार्यकाल विस्तार और उनकी स्वतंत्रता के सवाल से लेकर UNGA में भारत के असर्टिव स्टैंड और चाबहार संकट तक।
हमने हिमाचल के कोल्ड डेजर्ट को मिले यूनेस्को दर्जे की खुशी मनाई तो करूर भगदड़ की दुखद घटना से सबक भी सीखे। IIT मद्रास की कैंसर रिसर्च ने भविष्य की उम्मीद जगाई तो NGMA के सेवा पर्व ने संस्कृति और विकास के रिश्ते को दिखाया। और मोटिवेशन की बात करें तो देखिए, UPSC का ये विशाल सिलेबस कभी-कभी एक बहुत बड़ी भीड़ भरी आयोजन स्थली जैसा लग सकता है। कहाँ से शुरू करें, कहाँ जाएं, कैसे मैनेज करें। हाँ, बिल्कुल। लेकिन जैसे एक सफल और सुरक्षित कार्यक्रम के लिए प्लानिंग, स्ट्रक्चर, क्लियर पाथवेज और कंसिस्टेंट मॉनिटरिंग जरूरी है, वैसे ही आपकी तैयारी के लिए भी ये सब जरूरी है। सही बात। करोड़ त्रासदी हमें क्या सिखाती है? यही कि बिना योजना के, बिना नियमों का पालन किए अराजकता फैलती है, केओस होता है। इसे अपनी पढ़ाई पर लागू कीजिए। अपने दिन की योजना बनाइए, अपने रिवीजन की एग्जिट स्ट्रैटेजी, निकास रणनीति तय कीजिए और जानकारी के इनफ्लो को मैनेज कीजिए ताकि आप अभिभूत ना हो। कंसिस्टेंसी ही आपका सबसे अच्छा भीड़ प्रबंधन उपकरण है इस तैयारी में। रोज थोड़ा थोड़ा लेकिन लगातार। बिल्कुल। तो ये विश्लेषण सिर्फ UPSC निकालने के लिए नहीं है, बल्कि जीवन में भी एक सूचित, जागरूक और व्यवस्थित नागरिक बनने में आपकी मदद करेगा। नॉलेज इज पावर और इसे सही तरीके से मैनेज करना उससे भी बड़ी पावर है। तो इस विश्लेषण को दोबारा जरूर सुनिएगा। दोहराव से ही चीजें पक्की होती हैं। और अगर आपको हमारा ये प्रयास, हमारी ये बातचीत पसंद आई तो प्लीज सुन लो UPSC YouTube चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने विचार कमेंट करें और हाँ, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। आप सिर्फ ₹299 यानी 299 रुपए में हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करके हमारे सभी वीडियोस का एक्सेस भी पा सकते हैं। और अगर आपको हमारा काम वाकई में अच्छा लगा और आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो सुपर थैंक्स का ऑप्शन भी है। आपके छोटे से योगदान से हमें इस चैनल को लंबे समय तक चलाने में बहुत मदद मिलेगी। तो कल शाम 6 बजे फिर मिलते हैं अगले दिन के ताज़ा विश्लेषण के साथ। और हाँ, टेलीग्राम पर रिवीजन नोट्स देखना मत भूलिएगा। धन्यवाद। धन्यवाद।